वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की आज हम इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं परमाणु बम, एटम बम के जनक, जिनके द्वारा बनाए गए बम से जापान के नागासाकी और हिरोशिमा को तबाह कर दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता को अपना प्रेरणा स्रोत माने और उनका रुचि इतना बढ़ गया कि वह संस्कृत सीखने लगे कि और अच्छे से गीता को समझ सके। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जे रॉबर्ट हाइमर का, जिनका पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके माता का नाम एला था, जो एक चित्रकार थी। इनके पिता का नाम जूलियस सेलिगमैन ओपेनहाइमर था, जो एक सफल कपड़ा कंपनी के मुख्य अधिकारी थे। इनके पिता का जन्म जर्मनी में हुआ था। सन 1888 ईस्वी में वे किशोरावस्था में जर्मन से संयुक्त राज्य अमेरिका चले आए। जब वे अमेरिका आए तो उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे, न ही कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी और इंग्लिश बोलना तक नहीं जानते थे। फिर उन्होंने एक कपड़ा कारखाना में काम करने लगे। दशक बाद उस कपड़ा कंपनी में उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रमोशन हो गया और अंततः वो अमीर बन गए। सन 1912 ईस्वी में वेस्ट 88वीं स्ट्रीट के पास मैनहट्टन, एक ऐसा क्षेत्र जो आलीशान हवेलियों और टाउन हाउसों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर एक बड़ा अपार्टमेंट लिए। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम फ्रैंक ओपेनहाइमर था, जो एक भौतिकी वैज्ञानिक बन गए थे, जिन्होंने आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में एक्सप्लोरेटोरियम विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की थी। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की प्रारंभिक शिक्षा एल्कुइन प्रिपरेटरी स्कूल में हुई। सन 1911 ईस्वी में उन्होंने एथिकल कल्चर सोसाइटी स्कूल में प्रवेश लिए, जिसकी स्थापना फेलिक्स एडलर ने एथिकल कल्चर आंदोलन पर आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए की थी, जिसका आदर्श वाक्य डिड बिफोर क्रीड था। इनके पिता कई वर्षों तक इस सोसाइटी के सदस्य भी रहे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत ही बुद्धिमान थे। उनको किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वे अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी साहित्य और विशेष रूप से खनिज विज्ञान में वो बहुत रुचि रखते थे। सन 1925 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड को पत्र लिखकर कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने की अनुमति मांगी। फिर पत्र के जवाब में रदरफोर्ड ने कहा, आप अभी फ्रेशर हैं, भले प्रयोगशाला में काम करने के बजाय थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में अभी आप पढ़ें। ओपेनहाइमर बात को नहीं माने और फिर कैम्ब्रिज चले आए। अंततः जे थॉमसन ने उन्हें एक शर्त पर स्वीकार किए कि सबसे पहले बेसिक्स प्रयोगशाला के पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। ओपेनहाइमर मान गए और वहाँ पर प्रयोगशाला में काम करने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखे, मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, लैब का काम बहुत ही बोरिंग है और मैं इसमें इतना बुरा हूँ कि यह महसूस करना असंभव है कि मैं कुछ भी सीख रहा हूँ। अपना ग्रेजुएशन समाप्त करने के बाद वे जर्मनी चले गए फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए। सन 1927 ईस्वी में पीएचडी समाप्त करने के बाद वह पुनः अमेरिका लौट आए। फिर एक प्रोफेसर के तौर पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में काम करने लगे। सन 1928 की शरद ऋतु में ओपेनहाइमर ने नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय में पाल एरेनफेस्ट संस्था का दौरा किए, जहां भाषा के साथ कम अनुभव होने के बावजूद उन्होंने डच में व्याख्यान देकर प्रभावित किए। वहां पर उनको ओपेज का नाम दिया गया, जिसे बाद में उनके छात्रों ने अंग्रेजी में ओपी नाम दिए। सन 1931 ईस्वी में ओपेनहाइमर की मां की मृत्यु हो गई और वह अपने पिता के करीब आ गए, जो अभी भी न्यूयॉर्क में रह रहे थे, लेकिन कैलिफोर्निया में अक्सर आते रहते थे। जब 1937 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई तो $7.9 मिलियन को ओपेनहाइमर और उनके छोटे भाई फ्रैंक के बीच बांटने के लिए छोड़ दिया गया। ओपेनहाइमर ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को स्नातक की छात्रवृत्ति के लिए दे दिए। वह कभी भी खुले तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्होंने उन परिस्थितियों के माध्यम से वामपंथियों को धन दिए जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होने का आरोप लगाया गया। सन 1940 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सदस्य कैथरीन पुएनिंग
से, जिसे लोग किटी बुलाते थे, ओपेनहाइमर से इनका विवाह हुआ। इनके 2 बच्चे हुए। एक का नाम पीटर ओपेनहाइमर, दूसरे का नाम कैथरीन ओपेनहाइमर था। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने में वे काफ़ी रुचि रखते थे। इनकी रुचि इतना बढ़ गई कि वे आर्थर डब्ल्यू राइटर के अधीन संस्कृत सीखी। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किए। बाद में उन्होंने गीता को उन पुस्तकों में से एक बताया जिसने उनके जीवन दर्शन को सबसे अधिक आकार दिया। वे अपने भाई को पत्र लिखे कि गीता बहुत आसान और काफ़ी अद्भुत है। गीता से ओपेनहाइमर इतना प्रभावित हुए कि लोगों को उपहार के तौर पर देने लगे और अपने कार का नाम भी गरुड़ रख लिए। सन 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हिटलर विश्व को जीतने के लिए इतना जुनूनी हो गया कि अपने साइंटिस्ट से ऐसा बम बनवा रहा था कि पूरी दुनिया को तबाह कर सके। उस समय न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्सर्जित एनर्जी का जर्मन वैज्ञानिक पता लगा चुके थे, =mc² के माध्यम से। नाजी जर्मन के वजह से कई सारे जर्मन साइंटिस्ट देश छोड़कर दूसरे देश अमेरिका और कहीं और किसी दूसरे देश चले जाते थे। जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जर्मनी छोड़कर अमेरिका रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्तमान परिस्थितियों के बारे में पता चला तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखे। पत्र के पढ़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एटॉमिक बम बनाने की अनुमति दे दी। जून 1942 ईस्वी में अमेरिका सेना ने परमाणु बम परियोजना में अपना हिस्सा संभालने के लिए मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यालय से सेना को जिम्मेदारी दी गई। सितंबर में लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स जूनियर, जो एक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर के अधिकारी थे, उन्हें डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए और इनसे कहा गया कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट रखना है। आपको बता दें कि यह इतना टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था कि उपराष्ट्रपति तक को नहीं पता था। डायरेक्टर लेस्ली ग्रोव्स जूनियर ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को एटम बम बनाने के लिए निर्देशन के तौर पर चुने और प्रयोगशाला का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में था। कुछ लोगों को आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे ओपेनहाइमर को चुन सकते हैं। न ही उनके पास कोई बड़े प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड है, न ही वैज्ञानिक को निर्देशित करने का एक्सपीरियंस है और न ही उनके पास कोई नोबेल पुरस्कार। और उससे सबसे बड़ी बात, लोग मानते थे कि ओपेनहाइमर एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। वह कैसे कर सकते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व। इन सब बातों को इग्नोर करते हुए लेस्ली ग्रोव्स जूनियर ने ओपेनहाइमर को चुना। वह जानते थे कि हमें सिर्फ भौतिकी जानकार नहीं बल्कि रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान का भी जानकार हो। ऐसे व्यक्ति थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर और ग्रोव्स ने एक ऐसे स्थान को चुन रहे थे कि वह शहर से दूर हो, गुप्त रूप से प्रयोगशाला में काम कर सके। 1942 के अंत में एक साइट की तलाश में ओपेनहाइमर न्यू मैक्सिको की ओर आकर्षित हुए, जो उनके खेत से ज़्यादा दूर नहीं था। 16 नवंबर 1942 ईस्वी को ओपेनहाइमर, ग्रोव्स जूनियर और अन्य लोगों ने एक संभावित स्थल का दौरा किए। ओपेनहाइमर को डर था कि इस साइट के आसपास के ऊंची चट्टान क्लोस्ट्रोफिक महसूस करेंगे और संभावित बाढ़ के बारे में चिंता थी। फिर उन्होंने एक ऐसी साइट का सुझाव दिया जिसे वह अच्छी तरह से जानते थे। सांता फे, न्यू मैक्सिको के पास एक ऐसे फ्लैट मेसा, जो एक निजी लड़कों के स्कूल लॉस एलामोस रेंज स्कूल की साइट थी। इंजीनियर खराब पहुंच मार्ग और पानी की आपूर्ति के बारे में चिंतित थे, लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह था कि कोई यहाँ आएगा नहीं। द लॉस एलामोस प्रयोगशाला का निर्माण स्कूल की साइट पर किया गया और वहाँ बहुत ही जल्दबाजी में बहुत सारे घरों को बनाया गया कि वैज्ञानिक अपने परिवार के साथ रह सके और लगातार काम करते रहें। 28 फरवरी 1945 को यूरेनियम 235 का उपयोग करके दुनिया का पहला एटॉमिक बम, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। अमेरिकी राष्ट्रपति से परमिशन लेकर टेस्ट करने का योजना बनने लगे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जॉन ड्रोने की कविता से प्रेरित होकर इस टेस्ट का कोड नाम
ट्रिनिटी रखें। वह समय आ गया और सभी वैज्ञानिकों का ध्यान सफलता और असफलता की तरफ था। 16 जुलाई 1945 को अलामोस गार्डो, न्यू मैक्सिको के पास 5:30 पर दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हुआ। इस मंजर को देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, जिसे देखकर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक याद आ गया। दिवि सूर्य सहस्रस्य विविध युग पादुत्थिता यदि भाः सदृश्य सा सावधा सस्तास्य महात्मानः, जिसका मतलब होता है कि यदि हजारों सूर्यों की चमक एक साथ आकाश में फूट पड़े तो वह शक्तिशाली सूर्य के तेज के समान होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और शहर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद भी जापान हार नहीं माना और लड़ाई जारी रखा। तब दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। तब इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को मानव क्षति से बहुत दुखी हुए। उनको एहसास हुआ कि परमाणु बम बनकर उनके जीवन की एक बहुत ही बड़ी गलती है। जो सन 1965 ईस्वी में जब वे टेलीविज़न पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो कहें, हम जानते थे कि दुनिया पहले जैसे नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, अधिकतर लोग चुप थे। मुझे हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता की पंक्ति याद आ गई। कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उन्हें प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपना बहुशस्त्र रूप धारण किए और कहें, अब मैं दुनिया का विनाशक मृत्यु बन गया हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी ने किसी न किसी तरह से यही सोचा होगा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का इंटरव्यू जब अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ हुआ तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने राष्ट्रपति से कहा, मेरे हाथों पर खून लगा हुआ है। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि आपके हाथों पर नहीं, हमारे हाथों पर खून लगा हुआ है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर चिंतित रहने लगे। वे चाहते थे कि भविष्य में कोई ऐसा परमाणु बम न बनाए जिससे दुनिया तबाह हो जाए और परमाणु बम बनाने और इस्तेमाल नहीं करने के लिए सरकारों से अनुरोध करने लगे। सन 1949 ईस्वी में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का परीक्षण किया, जिससे अमेरिका में हलचल बढ़ गई कि सोवियत संघ को परमाणु बम बनाने की विधि कैसे पता चला। कुछ लोगों का शक रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर था। कुछ लोग कहते थे कि सोवियत संघ का वह एजेंट था और FBI ने भी पुरानी फाइल्स खोल दी कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर और इनके सगे संबंधित भी कम्युनिस्ट पार्टी से थे। वास्तव में रॉबर्ट ओपेनहाइमर कभी भी वास्तविक तौर पर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। फिर भी इन पर आरोप लगाए गए और इनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। फिर उसके बाद कई महीनों तक US वर्जिन द्वीप के सेंट जॉन द्वीप पर रहते थे। यहीं पर उन्होंने गिब्नी बीच पर 2 एकड़ ज़मीन खरीदी और समुद्र के किनारे एक घर बनवाए और अपनी पत्नी बच्चों के साथ समय व्यतीत करने लगे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक चैन धूम्रपान करने वाले व्यक्ति थे और इसी धूम्रपान से दिसंबर 1965 ईस्वी में गले में कैंसर हो गया और निर्णायक सर्जरी के बाद 1966 के अंत में उन्हें असफल विकिरण उपचार और कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। 15 फरवरी 1967 को कोमा में चले गए और 18 फरवरी को 62 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चले गए। यह थी परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन की कहानी। आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।